आप सभी को नमस्कार। आज कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे, रविवार के दिन भी रहे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी भी हैं, उनका भी स्वागतम। बंधुगण, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का शासन दिल्ली में रहा, जिस प्रकार से काम नहीं करना और एक माहौल ऐसे बनाना जिससे यह प्रतीत हो कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आज एक उदाहरण के सहित हम उनके इस पोल को खोलेंगे। काम न करना, केवल काम का फिक्र करना और फिक्र का जिक्र करना, यह अरविंद केजरीवाल जी का यूएसपी रहा है। और खास करके विज्ञापनों के माध्यम से अपने पार्टी के भिन्न भिन्न विषयों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करना, जो धरातल पे वास्तविकता नहीं है। आजकल भी हम टीवी ऑन करते हैं तो पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन के साथ देखते हैं। मुझे याद आता है जब पहली बार दिल्ली सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ठीक इसी प्रकार टीवी में आते थे और कहते थे कि आप में से कोई भी करप्शन को मत सहना, अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हम एक फोन नंबर देंगे, आप तुरंत उस पर फोन कर देना, मैं बैठा हूं, मैं पकड़ लूंगा उन लोगों को और सारे भ्रष्ट लोग जेल के पीछे होंगे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। शीला दीक्षित जी के विषय में तो एक अटैची थी उनके पास, वहां से लेके लालू प्रसाद यादव इत्यादि 13 लोगों की लिस्ट भी थी। आज कुछ खुलासा हम तथ्यों के माध्यम से करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी अर्थात आम आदमी पार्टी का जो पहला कार्यकाल था दिल्ली में सरकार के रूप में, वह 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक का था। 8 जनवरी 2014 को आप सभी को याद होगा, एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, एंटी करप्शन हेल्पलाइन अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं लॉन्च किया था। वो नंबर भी आपको याद होगा, बहुत विज्ञापन हुआ था उस नंबर का, 01127357169। यह वो हेल्पलाइन था और दावा किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी खुद आते थे टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से दावा करते थे कि हजारों हजार फोन कॉल्स इस नंबर पे आ रहे हैं और बड़ा विशेष कार्यवाही जो है इस पे होने वाला है। हजारों कॉल्स आ रहे हैं, ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। दूसरा कार्यकाल आम आदमी पार्टी का 2015 से 2020 तक था, 2020 तक था। 5 अप्रैल 2015 को पुनः एक नवगठित हेल्पलाइन लॉन्च किया गया था, एक नया नंबर लॉन्च किया गया था एंड द न्यू नंबर वाज 1031। और यह जो नंबर था, यह विजिलेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट सतर्कता विभाग के अंतर्गत था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखेगी और जो भी कॉल्स इसमें आएंगे उस पर कार्यवाही करने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट इन सारे कॉल्स को एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर में था, एसीबी के पास भेजेगी। इस पर भी बहुत विज्ञापन हुआ। एक ऐसा माहौल बनाया गया मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की चेष्टा अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको याद होगा, उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग अर्थात विजिलेंस डिपार्टमेंट में से एसीबी चला गया। एसीबी उनके पास नहीं रहा। जब एसीबी उनसे छिन गया तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ आंकड़े रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आंकड़े रखा कि ये जो हेल्पलाइन 1031 खोला गया था, उसके माध्यम से जो कॉल आए थे उनकी संख्या 1,25,000 की थी। 1,25,000 calls were received through this helpline, the anti-corruption helpline, that is 1031. And mostly these anti-corruption calls, ये जो भ्रष्टाचार के विरोध जो कॉल्स थे, ये कॉल्स कुछ विभागों की थी जिसमें एमसीडी, पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सम्मिलित थे कि इन 4-5 विभागों का बहुत कॉल्स आया है। 1,25,000 कॉल्स आई है और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था उस समय कि इसके आधार पर
लगभग 152 अधिकारियों को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया गया है और 35 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरटीआई का सिलसिला चालू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन है। लोगों ने जानना चाहा कि वास्तविकता इस नंबर का क्या था, कितने लोगों को वास्तविक रूप से इसमें सजा हुआ। जो दिल्ली पुलिस की आरटीआई की जवाब 13 मई 2015 को दिल्ली पुलिस से यह आरटीआई में मांगा गया कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है कार्यवाही करने की, एफआईआर दर्ज करने की, शिकायत दर्ज करने की, वो तो आप हैं। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्यवाही हुई? तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए। भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए। डिफरेंस देखिए, 1,25,000 और 282, और केवल 7 केस दर्ज हुए। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई 7 केस दर्ज हुए। ठीक उसी प्रकार स्पेशल सीपी एंटी करप्शन एक विभाग था, उसके जो स्पेशल सीपी थे, स्पेशल सीपी के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि ये जो 1031 हेल्पलाइन था, इसमें मैक्सिमम 451 शिकायतें आईं, 11 मामले दर्ज हुए। 7 से 11 मामले। एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए, पुलिस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए। बाद में आपको पता है ये जो हेल्पलाइन था 1031, जिसके ऊपर इतना फैनफेयर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा, करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेल्पलाइन को लेकर वो कहीं ना कहीं पंजाब बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयं सेवकों को रखा था। निजी मतलब अपने ही जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, उनको रखा था इस काम को करने के लिए। सो दे वर नॉट क्वाइट डेप्थ। उनको पता नहीं था कि इस प्रकार इस हेल्पलाइन को हैंडल करना है, इसलिए कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है। इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप में किसी पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक मुहावरा है। आप सोच के देखिए, इतना कुछ कहा गया था। अरविंद केजरीवाल जी किस तरह हाथ ऐसे ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रोज कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, आप बिल्कुल डरिएगा मत, मैं बिल्कुल हूं ना, मैं, आप फोन करिए, मैं बैठा हूं, सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हेल्पलाइन ही सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ है, कोई जेल नहीं गया है, इतने वर्ष बीत गए। ये जो इनकी रणनीति है, कुछ नहीं करना, केवल जिक्र करना और जिक्र का फिक्र करना, आज उसी विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और बाकी बहुत सारे विषयों को लेकर अभी आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने रूबरू होंगे। माननीय आदेश जी। धन्यवाद माननीय संबित पात्रा जी। अभी सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी बड़े विस्तार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के बारे में उनका पोल खोलने का काम संबित जी ने किया है। और दिल्ली के मामले के अंदर भी मैं कुछ बातें आपके सामने साझा करना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिस समय पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने ट्वीट किया कि हमने 11 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन किया, एक पंजाब के अंदर कट्टर ईमानदार सरकार आ गई है। और ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार को चलाने वाले जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उनके बड़े ही कट्टर दोस्त और मित्र और उनके सखा रहे
ऐसे दिल्ली में उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन जी की एक कारनामा सामने आया और वो कारनामा उनकी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति जो कि फर्जी कंपनियों के नाम पर हवाला कारोबारियों से लेन देन करके उन्होंने जमीन खरीदी थी, उसको जब्त किया गया। और यह कार्रवाई बहुत नई नहीं है, पिछले 5-6 सालों से उन पर यह कार्रवाई चल रही, उस पर जांच चल रही। और उस जांच के दौरान यह पाया गया कि किस तरह से सरकार का जो वो उपयोग कहते हैं उसको दुरुपयोग कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। किस तरह से दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के कट्टर दोस्त और चहेते सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से जो लेन देन था उसमें 16.38 करोड़ रुपया हवाला कारोबारियों से लेन देन किया। और खुद हवाला कारोबारियों ने इस जांच के दौरान बताया, जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी, राजेंद्र बंसल। और ये बात यही नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद रहते हुए 3 कंपनियां जो शेल कंपनी है जिसमें हवाला का पैसा वो लेते थे, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जिनको चलाने का काम सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के लोग करते हैं। शेल कंपनी है, इसमें जितना उनका नंबर 2 का पैसा हवाला के थ्रू वो लेते थे और इससे करते क्या थे, ये बात भी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूं। वो दिल्ली में इससे जमीनें खरीदते थे, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो हमें डर खाएगा। खुद मुख्यमंत्री उनके दोस्त है, मुख्यमंत्री जी पूरा शेल्टर दिए है और उनको मंत्रालय भी वो दे रखे, यूडी मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। क्योंकि सड़क कहां से निकलेगी, कहां की जमीन कब महंगी होगी, ये सब अगर किसी को पता है तो वो दिल्ली में सत्येंद्र जैन को पता है। इसलिए उन्होंने किया क्या, इन तीनों कंपनियों के नाम पर दिल्ली के अंदर 123 बीघा जमीन खरीदी, 27.89 करोड़ में, और फिर 200 बीघा जमीन खरीदी। कहां खरीदी? कृषि भूमि खरीदी कराला में, औचंदी, निजामपुर, बुद्धनगर, उत्तर पश्चिम के तमाम इलाके, पल्ला, बख्ताबरपुर। और वो जहां जमीनें खरीदते थे उससे पहले वो वहां सड़क नहीं बनी होती थी, क्योंकि इनके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री और यूडी मिनिस्ट्री है, इसलिए उनको पता था कि कहां जल बोर्ड की लाइन पड़नी है, कहां पर विकास होना है, और वहां वो सड़क बनाकर वो जमीन उससे भी ज्यादा महंगे दामों पर बेचने का काम ये दिल्ली सरकार के मंत्री कर रहे थे, जिसमें कार्रवाई हुई है, उनकी जमीन जब्त की गई है। ये मैंने एक खुलासा कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के बारे में, कट्टर ईमानदार सरकार के बारे में कहा है, क्योंकि उनका काम नहीं है, इसीलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जितनी भी जांच के बारे में संबित जी ने बताया है, दिल्ली जल बोर्ड के 60,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने दिया। आज अगर कोई एक सामान्य से सामान्य गृहिणी भी होती है तो 25, 30, 40 हजार रुपए घर का खर्चा होता है, उसका भी क्या आय और क्या व्यय है उसका भी ब्यौरा होता है। लेकिन 60,000 करोड़ रुपए का ब्यौरा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। 7 सालों में 22 पत्र सीएजी ने इनको लिखे कि भाई आप हिसाब किताब बताइए कि कहां आपने ये खर्चा किया है, कहां पे आपने किसको जल बोर्ड में कहां खर्चा किया है, नहीं दिया है। और आखिरी पत्र में सीएजी ने साफ लिखा है, इसका मतलब आपने फोर्जरी की है, आपने फ्रॉड किया है, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, अपने किसी मंत्री को नहीं हटाया, न जल बोर्ड के मंत्री को हटाया, ना वाइस चेयरमैन को हटाया,
और यहां तक कि डीटीसी में जो बस की खरीदें की गई, जिसमें 1000 बसें 975 करोड़ की खरीदी हुई। पहले तो टेंडर नहीं किए क्योंकि नीयत नहीं ठीक थी, और जब टेंडर किए तो उन 1000 बसों की खरीद में 975 करोड़ रुपया खर्च होता है, और उसके मेंटेनेंस का एक अलग से टेंडर करते हैं, वो 3500 करोड़ का। मतलब खरीदी नई बसें, उसमें मेंटेनेंस भी शामिल है, लेकिन अलग से एक मेंटेनेंस का टेंडर करके 3500 करोड़ रुपया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की। अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मंत्री को नहीं हटाया, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करने वाले, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके लिए दूध देने वाली जैसे गाय होती है, उसी तरह से वो सारे मंत्री, सारे विधायक, वो सारे भ्रष्टाचारी वो साथ रखे हुए। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर शराब माफिया के साथ जो गलबैयां की है, जो उन्होंने गठबंधन किया है और उनको हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है, ये भी भ्रष्टाचार का ही एक बहुत बड़ा नमूना हम लोगों को देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर जो लोग बड़ी बाहें फाड़ते थे, जो जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि हम ईमानदार सरकार लाएंगे, ईमानदारी की बात करते थे, हेल्पलाइन जारी करते थे, आज वो शराब माफिया के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो दिल्ली डीटीसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो लोग ये कहते थे कि हम ईमानदार हैं, वही लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर के अंदर 21 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवाने का काम कर रहे हैं, जो ये कहते थे ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा। तो ये भ्रष्टाचार की पोल आज जो उनका कमिटमेंट था, वो आज जनता के सामने आ गया है। जो उन्होंने वादे किए थे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, बड़े बड़े उनके पास पुलिंदे थे। जिस टैंकर माफिया को वो समाप्त करने के लिए शीला जी के राज में कहते थे इस टैंकर माफिया को समाप्त कर देंगे, वही टैंकर माफियाओं से आज इनके विधायक मंथली ले रहे हैं, और इस जुर्म में इनके एक विधायक जेल भी जा चुके हैं। तो ये इनकी असली कहानी, आज कुछ कहानी आपको मैंने बताई है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन चलाकर दिल्ली के अंदर, देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले आज खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये बात मैं आपके बीच कहना चाहता हूं। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? सर, आप अभी जहांगीरपुरी के होकर आए हैं, उसके बारे में बताया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सीधा एमएचए के अंडर आता है। क्या दायित्व बनता है? आपको लगता है कोई लैक्सिटी थी दिल्ली पुलिस में, जिस तरह से हम देख रहे हैं करौली में और बाकी जगह वायलेंस हुआ, तो उससे तैयारी कर लेनी चाहिए थी? माननीय अध्यक्ष जी, आदेश जी अभी जहांगीरपुरी जाने वाले हैं, तो जो आपने प्रश्न पूछा है, स्वाभाविक रूप से वो वहाँ एक बार निरीक्षण करने के बाद प्रश्नों के उत्तर जरूर रखेंगे। जहाँ तक जहांगीरपुरी का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। मुझे लगता है हम सबको इन्वेस्टिगेशंस के नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए, मगर साथ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि कल जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था कई और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, जिसमें कुछ लेफ्ट के नेता भी थे, यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय है क्योंकि जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, चयनात्मक राजनीति विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं, वह देश के लिए उचित नहीं है, देश के लिए हानिकारक है। सोनिया जी ने इस चिट्ठी में विचारधारा की बात की थी। आज प्रश्न उठता है, कौन सा ऐसा विचारधारा है जो देश में इस प्रकार दंगे कराता है? इस विचारधारा का नाम 70 वर्षों से एक ही है, और उसका नाम है तुष्टीकरण की विचारधारा। द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिसी ऑफ फिश करना, मुझे लगता है ये बहुत दुखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।